देखिए, शशि थरूर जी एक सम्मानित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बार बार वहां से चुनकर आए हैं, कांग्रेस की टिकट पर चुनकर आए हैं। ये कांग्रेस और उनके एमपी के अंदरूनी बात है, पार्टी क्या निर्णय लेती है वो उनके ऊपर है। पर साथ ही साथ वो एक इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर का इवेंट था जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बाकायदा न्योता देकर उनको स्पीच देने का मौका दिया था। उसके बारे में शशि थरूर जी वहां पे हाजिर रहे, उन्होंने अपना कमेंट दिया है। अब उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या तकलीफ है, वो कांग्रेस और शशि थरूर जी के बीच में है। इस पे हमें टीका टिप्पणी करना मैं मानती हूँ गलत भी रहेगा, और एज एन अलायंस किसी पार्टी में और इंटरफेरेंस करना ये अलायंस का धर्म भी नहीं है। क्या मैम शशि थरूर जिस प्रकार को लेकर घमासान हुआ? भाई साहब, मैं ना अपनी पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती हूँ। राजनीति को लेकर मैं राजनीतिक चर्चा का जो विषय है उस पर चर्चा कर सकती हूँ, पर शशि थरूर जी क्या करने वाले हैं, कांग्रेस क्या सोचती है और आने वाले समय में क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होंगे, वो शायद अच्छा जवाब उसका शशि थरूर जी खुद दे पाएंगे। और जैसे मैंने कहा, मैं भविष्यवाणी में ना मैं इंटरफेयर करती हूँ, ना मेरी नॉलेज है, ना मैं उस पर टीका टिप्पणी करना चाहती हूँ। और वहां पे शिवसेना की बात आई तो कांग्रेस ने बोला कि शिवसेना से गठबंधन नहीं होगा, तो क्या शिवसेना कांग्रेस से गठबंधन करेगी? ये शायद आप गलत ऑर्डर बता रहे हैं। वर्षा गायकवाड़ जी जो मुंबई कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं, वो शरद पवार साहब से मिलने गई थी और उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि एनसीपी और कांग्रेस साथ साथ काम करे आने वाले चुनाव में। अब क्या उनका आकलन रहेगा, क्या उनका डिसीजन रहेगा, वो उन दोनों पार्टियों के बीच में है। महाविकास अघाड़ी होने के नाते हम तीनों उस अलायंस का हिस्सा हैं, तो जो भी निर्णय होगा वो हम सब सक्षम हैं वो निर्णय लेने को। पर मैं फिर से एक बात बता दूं, जहां तक शिवसेना की बात है, शिवसेना के साथ इस तरीके की बात बीजेपी ने भी की थी जब हम उनके साथ गठबंधन में थे, और हम अकेले लड़कर भी हमने अपने आप को सक्षम कर हमने बीएमसी का चुनाव जीता था और मेयर हमारा हुआ था। ऐसे ही अगर कांग्रेस ये निर्णय लेती है और हमारी सीनियर लीडरशिप इस पे जो भी राय रखती है, हम लोग बहुत स्पष्ट हैं कि हम लोग सब तत्पर हैं भारतीय जनता पार्टी और जो शिंदे सेना है उनको सबक सिखाने के लिए और बीएमसी में फिर से शिवसेना का परचम लहराने के लिए। और मेयर अगर बनेगा तो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के ही पार्टी के बनेंगे, ये हमें पूरा विश्वास ही नहीं, यकीन। मैम, जिस प्रकार से कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसमें दिसंबर में विशाल रैली निकाला जाएगा, अर्जुन खड़गे का आरोप है कि भाजपा वोट चोर की है, इस पे क्या कहना है? किसका ओपिनियन है, मैं समझी नहीं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आरोप लगा है कि भाजपा मतदान में वोट चोरी की है, उस पे क्या कहना है? देखिए, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस सामने आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल्स में एडिशंस डिलीशंस हुए हैं। एसआईआर की आड़ में बहुत सारे वोटर्स को बिहार में से हटाया गया है। और अगर आप देखेंगे, एसआईआर वहां पे हुआ है, असम में जो सबसे ज्यादा बोलते रहते हैं, असम में सिर्फ रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रोल्स का, इंटेंसिव रिवीजन नहीं हो रहा है। तो ये भेदभाव भी है और आने वाले समय में एसआईआर को लेकर जो क्लैरिटी इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए, जो वोटर्स एडिशन डिलीशन हुआ है उसके बारे में एलओपी ने, राहुल गांधी जी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रखी हैं, हरियाणा को लेकर भी और कर्नाटका को भी लेकर। आदित्य ठाकरे जी ने अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बताया किस तरीके से डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स हैं, किस तरीके से सेम वोटिंग पैटर्न है जो पटना के रिकॉर्ड्स में भी दिख रहा है, हमारे रिकॉर्ड्स में भी दिख रहा है। फिर उन्होंने ये भी बताया कैसे 100 साल की उम्र के 100 साल से ऊपर वाले लोग भी वोटर लिस्ट में शामिल हैं, एक ही एड्रेस पे 40 से 50 लोग रजिस्टर्ड हैं। तो ये किस तरीके से डुप्लीकेशन हो रहा है, किस तरीके से डिलीशन हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर इलेक्शन कमीशन खुल के आकर जिम्मेदारी अपनी नहीं समझकर जवाब नहीं देती है तो ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसकी मैनिपुलेशन से ही, इलेक्टोरल रोल के मैनिपुलेशन से ही इलेक्शन आउटकम को बदलने का काम हो रहा है। तो वही खड़गे जी ने फिर से उठाया है। जो यूएस चाइना की इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन रिपोर्ट आई है उसके बारे में कुछ सवाल जो सामने आए हैं, उसमें क्लियरली दिखा रहा है कि चाइना ने एक मैसिव स्केल पे डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू किया, ये दिखाने को जो उनकी वेपनरी थी जो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, उसमें किस तरीके को उनको कामयाबी मिली और किस तरीके से राफेल का नुकसान हुआ
और उन्होंने दूसरे देशों पे भी दबाव डाला कि कैसे राफेल नहीं खरीदना चाहिए। तो ये तो सरासर दिखाई दे रहा है कि चाइना जो है लगातार हमारे देश के खिलाफ सिर्फ वेपन्स ही नहीं बेचती है, इंटेलिजेंस भी रियल टाइम शेयर करती है और साथ ही साथ एक मैसिव डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन इंडस्ट्रियल स्केल पर शुरुआत करती है, जहां पे दुनिया भर में एक भ्रम फैलाने का काम किया जाता है, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि उनकी वेपनरी यूज हो रही थी, पाकिस्तान को उसका फायदा हुआ। तो ये स्पष्ट होता जा रहा है दुनिया भर में कि चाइना का किस तरीके से सीधा सीधा हाथ पाकिस्तान से मिला हुआ है, नॉट जस्ट थ्रू वेपन्स बट ऑल्सो थ्रू इंटेलिजेंस, एक्टिव इंटेलिजेंस शेयरिंग। इसी से मैं हम देश की जो सरकार है, देश की सरकार से कहना चाहूंगी कि हम लगातार चाइना को एक सॉफ्ट ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, हमने फ्लाइट्स चालू किए हैं, सब चालू किए हैं। उसको लेकर जब हमारा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क इतना बन रहा है और ये कमीशन रिपोर्ट लगातार यही दिखा रही है, तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे। खास करके जो डिसइंफॉर्मेशन ऑपरेशन सिंदूर के जब इट वाज ऑनगोइंग उस समय पे शुरू किया गया, उसमें ये भी कुछ कहा गया है कि जेट्स का भी एग्जैजरेशन हुआ है, कितने जेट्स गिराए गए थे इंडिया की तरफ से। तो ये सवाल पूछना जरूरी है कि क्या देश की सरकार देश के सामने सही पिक्चर रखेगी। लगातार हमारे आर्म फोर्सेस उसका जवाब तो दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने भी लोकसभा में इसका जवाब दिया है, पर ये जो यूएस चाइना की जो सामने रिपोर्ट आई है, कमीशन रिपोर्ट आई है, उसके बारे में क्या हम यूनाइटेड स्टेट्स को जो एक चीज उन्होंने लिखी है कि इट वॉज एन इंसर्जेंट अटैक, उनसे क्लैरिटी लेना है कि इंसर्जेंट अटैक नहीं था, दिस वॉज स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान टेरर अटैक ऑन आवर लैंड। एंड ये क्लैरिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बाकायदा देगी। ये उनसे अपेक्षा ही नहीं, उम्मीद है, और स्ट्रांग वर्ड्स में इसको डिनाउंस करेगी। हमने माना है कुछ ऐसा है? देखिए, उनके विदेश मंत्री आए थे और विदेश मंत्री ने काफी सारी ऑफिशियल मीटिंग्स भी ली थी, फिर वो उनको देवबंद लेकर जाया गया था, जहां पे काफी लोगों ने आपत्ति भी जताई थी। पर साथ ही साथ ये जानना जरूरी है कि देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम लोग जियो पॉलिटिक्स जो होती है लगातार बदलती है, लोगों के रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, और स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग होती है वो उस हिसाब से होती है जो प्रैग्मेटिक हो, देश के हित में हो। और इस समय पर जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना का अपने रोल हम सभी जानते हैं, पर ज्यादा कोई बोलता नहीं है। अब यूएस कमीशन की जो रिपोर्ट आई है वो भी स्पष्ट कर रही है, ऐसे एक्टिव इंटेलिजेंस तो दिया ही, साथ में वेपनरी भी दी, और अपने वेपन्स को ज्यादा दिखाने के लिए उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी शुरू किया हमारे देश के खिलाफ। तो ये स्पष्ट कर रहा है कि इंडिया को भी स्ट्रेटेजिकली अपने पार्टनर, अगर आप नेबरहुड देखेंगे, नेबरहुड में भी सिर्फ तकलीफ मची हुई है। बांग्लादेश एक तरफ है, नेपाल में रिसेंटली जेनजी के क्लैशेस हुए हैं, श्रीलंका की इकोनॉमिक परिस्थिति अभी दे आर रिकवरिंग, साथ ही साथ एक पाकिस्तान एक एक्टिव एनिमी है हमारा। तो हमें भी अपने जो भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखते हैं, नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, उसमें अगर पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान के साथ जो भिड़ंत में लगा हुआ है, तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में इंडिया और अफगानिस्तान को साथ में क्लोजली वर्क करना, हमारे जो कन्वर्जेंसेज हैं सिक्योरिटी को लेकर, खास करके देश की सॉवरेनिटी को लेकर, वो ध्यान में रखकर अगर दोनों में तालमेल बन रहा है, और अगर कल्चरली भी देखें, अफगानिस्तान और इंडिया का सदियों का रिश्ता रहा है और वो रिश्ता बना रहे, यही अपेक्षा है। जिस तरीके से लगातार जो गवर्नर का रोल है, गवर्नर का रोल कम निभाते हुए पॉलिटिशियन का रोल ज्यादा निभाते हुए हमने लगातार क्लैशेस देखे हैं, चाहे वो पहले वेस्ट बंगाल में रहा हो धनखड़ जी के साथ, जो खुद वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर वाइस प्रेसिडेंट से भी उनको इस्तीफा देना पड़ा। साथ ही साथ महाराष्ट्र में हमने देखा है कैसे हमारी सरकार गिराई गई, हमारी पार्टी में फूट डालने का काम किया, और सब कुछ गवर्नर के ऑफिस से प्रायोजित हुआ। वैसे ही हम तमिलनाडु में देख रहे हैं, वैसे ही हम केरला में देख रहे हैं, और फिर से अब क्योंकि वेस्ट बंगाल में चुनाव सामने आ रहे हैं, तो उसमें उथल पुथल मचाने के लिए गवर्नर का हाउस का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजभवन के माध्यम से लगातार जो फेस ऑफ हो रहा है, स्पष्ट होता जा रहा है जैसे जैसे चुनाव सामने आएगा, भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली फाइट करने की बजाय राजभवन का इस्तेमाल करके करेगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके बारे में मैं मानती हूं कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को लेना चाहिए कि ये जो फेस ऑफ लगातार हर गवर्नर, जहां पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, विपक्ष की है, कि गवर्नर का इस्तेमाल कर अपनी मनमानी राजनीति करना, ये कहां तक सही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और उम्मीद करती हूं गवर्नर भी अपना रोल समझेंगे, जिम्मेदारी समझेंगे, और चेयर की निष्पक्षता जरूरी समझना और कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखना,
ये उनकी जिम्मेदारी और दायित्व बनता है, उसको ध्यान में रखें। मैं नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहती हूँ कि लगातार 10वीं बार उन्होंने बिहार की बागडोर संभाली है। बिहार की जनता ने उन पे विश्वास जताते हुए उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया है। पर साथ ही साथ इस ऐतिहासिक क्षण के साथ ही साथ एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी उनकी है कि आज बिहार की जनता आपकी तरफ अपेक्षा से, उम्मीदों से और वो सारी जो उनसे वादे किए गए हैं उसको पूरा करने की उम्मीद से आपकी तरफ देख रहे हैं। आप उसमें सक्षम होंगे, ये हमारी अपेक्षा है। पर साथ ही साथ जो जनता आपसे उम्मीद लगाए बैठी है उनको ना उम्मीद ना करें। काफी सालों से बिहार की जनता को ये मांग रही है कि विकास की बात हो, प्रगति की बात हो, युवाओं की बात हो, बेरोजगारी को लेकर बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, किसानों की बात हो, इंडस्ट्रीज और वहां पर आए उसको लेकर बात हो, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी की बात हो। ये सारी उनसे उम्मीदें हैं, उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे, यही उनसे अपेक्षा है। मैं उनको फिर से बधाई देना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि बिहार की जनता की सेवा में वो तत्पर रहेंगे।